बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 20 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक 2026 स्टार्ट किया था, जिसका नाम वाटर है। आज हमारे पास टॉपिक है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वो वाटर जो हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल ज़मीन में से निकालते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, तो उसमें हमारे पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो बताएं कौन कौन से हैं। अब देखें, हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस उसमें हो सकते हैं। हमारे पास उसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे और इसके अलावा हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे। यूजफुल सब्सटेंस भी होंगे और हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे। अगर हम देखें यूजफुल सब्सटेंसेस को, तो हमारे पास पहले नंबर पे है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे डिसॉल्व होती है? हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है एक बाई एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, वो डायरेक्ट क्या जाती है जी, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन वाटर में डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए अब्जॉर्ब हो जाती है। तो एक हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि हायर कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हायर है, वाटर में लोअर है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और दूसरा, वाटर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, और वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस फोटोसिंथेसिस के नतीजा में वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। और दो तरीके मैंने बताए हैं ऑक्सीजन का सोर्स, एक एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन का डिफ्यूज हो जाना वाटर में, और दूसरा सोर्स है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स जैसा कि फिश और भी दूसरे एक्वेटिक एनिमल, स्टार फिश है, डॉल्फिन है, या इसके अलावा जो बाकी भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दीज एनिमल्स यूज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है जी? ये ऑक्सीजन जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन थी वो वाली ऑक्सीजन ये एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं। और दूसरा, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम भी डिपेंड्स करती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन की क्वालिटी वाटर में, क्वांटिटी वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व है तो इकोसिस्टम हमारा बेस्ट होगा, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे और हमें फूड वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे फ़िश है, फ़िश अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है वाटर में तो वो फिशेस मर जाएंगे, जिससे हमें फिर फूड का एक फूड चेन जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा जी, इससे क्या होगा, जो इकोसिस्टम की हेल्थ है वो ख़राब होगी, यानी कि इकोसिस्टम में बिगाड़ आएगा। हमें खुराक नहीं मिलेगी जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें फूड नहीं मिलेगी। अब देखें हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हैं। पहले है माइक्रोब्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे। माइक्रो का मतलब होता है छोटे जानदार। ये इंतहाई छोटे होते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ये कौन से हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इंतहाई छोटे जानदार हैं। अब ये कैसे आते हैं? ये आते हैं एनिमल और ह्यूमन फिशेस से, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से। जब एनिमल और ह्यूमन वेस्ट वाटर के अंदर शामिल होता है, वाटर में इन्वॉल्व होता है, तो उससे क्या होता है, उसमें उन एनिमल और ह्यूमन वेस्ट में वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर वाटर की क्वांटिटी को, वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या है कि आपके पास जो एग्रीकल्चर हैं
एग्रीकल्चर ज़मीन है जहाँ पे काश्तकारी होती है, वहाँ पे आप खाद यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, स्प्रे वगैरह, तो उसकी ऊपर वाली सरफेस जब सैलाब आए तो वो ऊपर से बहा के लेके चला जाता है, तो उसमें भी ये माइक्रोब्स पैरासाइट्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा लैंडफिल्स है। लैंडफिल्स क्या है कि आप ज़ेर ज़मीन कचरे के लिए, ड्रबिस के लिए क्या करते हैं, ज़ेर ज़मीन गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर आप कचरा डालते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में रसना शुरू कर देता है, अब्जॉर्ब होना शुरू कर देता है और अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है। तो इस तरह आगे इंडस्ट्रीज वेस्ट है, इनमें हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। एक ये सोर्सेज आप लिखेंगे और दूसरा इसके इफेक्ट्स क्या हैं। हार्मफुल माइक्रोब से क्या होती हैं, इन्फेक्टियस डिजीजेज। इन्फेक्टियस डिजीजेज होती हैं मुतादी बीमारियां, ये खतरनाक बीमारियां होती हैं इन्फेक्टियस डिजीजेज। ये जो एक जगह पे रह रहे होते हैं, जो यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं में ये होती हैं, ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होती इन्फेक्टियस डिजीजेज। ये डाइजेंट्री, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस और कोलेरा जैसी बीमारियां ये किस वजह से होती है, हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। अब हैवी मेटल्स हैं कौन सी, हैवी मेटल्स हमारे पास लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ईटीसी और भी हो सकती हैं। लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक मैंने अभी 4 बताई हैं। इनके सोर्स क्या, इनके सोर्स है फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों का जो वेस्ट होता है, वाटर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट वाटर, जब वो बहा दिया जाता है और डायरेक्ट जाके वो वाटर बॉडीज के साथ मिलता है, यानी दरिया के पानी के साथ, नहर के पानी के साथ, पाउंड के पानी के साथ या समंदर के पानी के साथ जब मिलता है तो उसमें क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, वो जब वाटर के साथ मिलते हैं तो उसको ख़राब करते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से दूसरा माइनिंग प्रोसेस के दौरान भी हैवी मेटल्स होती हैं। माइनिंग ऑपरेशंस, जब माइनिंग ऑपरेशन होता है, कान कुनी होती है, तो इस माइनिंग ऑपरेशंस के दौरान भी हैवी मेटल्स जो हैं वो वाटर के अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स खाते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे हैं जो फसलों में करते हैं, इनमें भी हैवी मेटल्स होती हैं जो कि वाटर में मिक्स हो जाती हैं। फिर इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हैवी मेटल डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं लीवर के ऊपर और किडनी के ऊपर, इन दोनों को ये फेल कर देती हैं, लीवर को भी और किडनी को भी। इसके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कॉज करती हैं, दिमागी अमराज। और आर्सेनिक और कैडमियम स्पेशली ये 2 हैवी मेटल कैंसर का सबब बनती हैं। इसके अलावा आगे हमारे पास है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या है कि जो वाटर है, वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्लास्टिक के पाए जाते मिले हैं रिसर्च के दौरान। टिनी पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक विच आर कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। वो कहता है ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये टैप वाटर में भी मौजूद है और ये बॉटल वाटर में भी मौजूद है। इन दोनों वाटर के अंदर, चाहे टैप वाटर हो चाहे बॉटल के अंदर वाटर हो, इन दोनों में टिनी प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं। और इंसान के ब्लड के अंदर भी रिसर्च के दौरान इंसान के ब्लड के अंदर भी टिनी माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स पाए गए हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, जब बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा होता है और उस जगह पे इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे प्लास्टिक का कूड़ा क्रिकेट, प्लास्टिक का कचरा मौजूद है। अब टिनी प्लास्टिक के पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स होते जाएंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जो वेस्ट वाटर है, घरों में से वेस्ट वाटर जो निकलता है, हाउस होल्ड वाटर या इंडस्ट्रीज का वाटर, वो भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्लास्टिक वगैरह मौजूद हो उसके साथ खड़ा रहता है, तो उसमें प्लास्टिक के टिनी पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये प्लास्टिक के टिनी पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। इम्यून सिस्टम दिफाई निज़ाम, इंसान का एक इम्यून सिस्टम है कि वो बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त करता है, बीमारियों को, इंसान को बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। इंसान को जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो उसे बीमारियां कम लगती हैं, जिसका वीक हो उसे बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। और दूसरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है जो प्लास्टिक है। आगे नाइट्रेट्स और फास्फेट्स। नाइट्रेट्स और फास्फेट्स
इसके एक नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स ये है कि जो हमारे पास रॉक्स हैं, रॉक्स की जब वेदर इरोजन होती है, रॉक्स की डीकम्पोजिशन होती है, तो उसकी डीकम्पोजिशन के दौरान नाइट्रेट्स और फास्फेट्स बनते हैं। वो जब बारिश होती है तो वो पानी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, अब देखें हम एग्रीकल्चर में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, फास्फेट फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। जब इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है कि उस के अंदर पानी भी हम लगाते हैं फसल के ऊपर से ये फर्टिलाइज़र भी डालते हैं। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालें तो वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब होकर ज़मीन में अब्जॉर्ब होती हैं, और ज़मीन में जब अब्जॉर्ब होती हैं और अंडरग्राउंड वाटर से जाके मिलती हैं, तो इस तरह अंडरग्राउंड वाटर में फास्फेट्स और नाइट्रेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट्स और इंडस्ट्रीज़ ये दोनों भी सोर्स हैं नाइट्रेट्स और फास्फेट्स का। इनके भी वेस्ट में भी नाइट्रेट्स और फास्फेट्स मौजूद होते हैं। जब ये नाइट्रेट्स और फास्फेट के कंपाउंड या साल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर के अंदर आ जाएं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन का क्या मतलब है जी? एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स इन वाटर। जब एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स और फास्फेट्स वाटर में आ जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रिफिकेशन। अब इसका क्या नुकसान है? ये नुकसान कुछ इस तरह करती है। एक तो ये नाइट्रेट्स और फास्फेट्स वाटर की सरफेस के ऊपर एलजी बना देते हैं। आपने कभी देखा हो कहीं तालाब में ज़्यादा देर पानी खड़ा रहे तो उसके ऊपर एक सब्ज़ रंग की, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है जिसे हम एलजी बोलते हैं। वो एलजी बन जाती है। एलजी अब ऊपर से लेयर के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, ऊपर से सूरज की रोशनी को और एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को उसमें से पास नहीं होने देती अपने में से। और ऑक्सीजन फिर जब ऊपर ग्रीन लेयर है तो ऑक्सीजन डायरेक्ट फिर वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाती, डिफ्यूज़ नहीं हो पाती, तो इस तरह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और दूसरा, जब ये एलजी डीकम्पोज होती है, गलती सड़ती है, मरती है, तो ये क्या करती है? वाटर में से ऑक्सीजन को यूज़ करती है डीकम्पोजिशन के दौरान। तो इस तरह वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होती है? एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। अब एक्वेटिक लाइफ को जब ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो इसने डीकम्पोजिशन के दौरान यूज़ कर लिया है, दूसरा एलजी ने ऑक्सीजन को रोक लिया है एटमॉस्फेयर से कि वो अब्जॉर्ब हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको बुक के ऊपर भी इसी तरह हेडिंग्स बनवा रहे हैं, वहाँ से हेडिंग्स दे के आप मार्क करें और ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।